तो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूसेंट जीके की, जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेक्चर 12 है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल की बात करते हैं, किस कालखंड में था। तो इससे पहले एक चीज़ जानते हैं कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति से कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एज का या काल का अनुमान लगाया गया। सिंधु सभ्यता का काल लगभग 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें ये होती है C14 पद्धति में, रेडियो कार्बन C14 में अगर कार्बन जितनी कम है तो इसकी मतलब काल उतनी ज़्यादा है, पुरानी है। कार्बन की मात्रा अगर कम है, कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो काल नहीं है। यह एक कांस्य युग या ब्रोंज एज की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? कांस्य युग या ब्रोंज एज की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन कांस्य युग ब्रोंज एज की सभ्यता थी। C14 पद्धति में कार्बन 14 विधि की खोज विलार्ड एफ लिब्बी ने 1946 में की थी। कार्बन 14 विधि की खोज किसने की थी? विलार्ड एफ लिब्बी ने 1946 में की थी। इस पद्धति में वस्तु में मौजूद कार्बन की मात्रा के आधार पर उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। वस्तु में मौजूद कार्बन की मात्रा के आधार पर उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। अगर कार्बन की मात्रा कम है तो वस्तु बहुत पुरानी है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो वस्तु अभी नई है। खोज सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? दया राम सहनी ने हड़प्पा में की थी। इसीलिए क्योंकि पहली साइट हड़प्पा मिली, इसी कारण से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और नदी, इंडस नदी के किनारे के किनारे ये सिविलाइजेशन है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। 1921 में किसने खोजा? दयाराम साहनी ने हड़प्पा में की। 1924 में जॉन मार्शल ने इसे एक प्राचीन सभ्यता घोषित किया। किसने इसे प्राचीन सभ्यता घोषित किया? जॉन मार्शल 1924 में इसे एक प्राचीन सभ्यता घोषित किया। सभ्यता का स्वरूप क्या है? सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता है। इसका स्वरूप क्या है? आदि ऐतिहासिक। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता है। क्यों प्रोटो हिस्टोरिक? इसलिए है क्योंकि इसमें जो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है उसको अभी तक डेसिफर या पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता है। इसके लोग मुख्यतः द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जाति के माने जाते हैं। द्रविडियन होते हैं या फिर भूमध्य सागरीय जाति के माने जाते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ से था? अगर हम नक्शे में देखेंगे, सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकादोर है, बलोचिस्तान में है। सुतकागेंडोर है जो बलोचिस्तान में है। पूर्व में आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में, अभी के उत्तर प्रदेश में है। उत्तर में मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण में दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। मतलब दैमाबाद दक्षिण से लेकर के उत्तर में मांडा और पश्चिम में सुतकाडोर और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। तो सभ्यता काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रमुख नगर इनके 6 बड़े नगर थे, जिसमें नाम है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन। कहाँ का? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन। अब हम लोग धोलावीरा साइट्स के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को वर्ल्ड विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया वो है धोलावीरा। कब किया गया? 1921 में किया गया। 1921 में। सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे मोहनजोदड़ो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत की सबसे बड़ी स्थल कौन सी है? राखीगढ़ी है। हरियाणा में पड़ती है, घग्गर नदी के पास है। किस नदी के पास है? घग्गर नदी के पास।
इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। इसकी खोज राखी गढ़ी साइट की खोज किसने की थी? 1963 में सूरज भान ने की थी। बंदरगाह लोथल और सूतकांगेडोर सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। लोथल और सूतकांगेडोर सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। कृषि प्रमाण भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कालीबंगन से मिलते हैं। कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन से जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगन में क्या मिलते हैं? जुते हुए खेत मिलते हैं। उसकी रोज जो है प्लाव किए हुए जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण कालीबंगन से मिलते हैं। प्रमुख स्थल और नदी के बारे में देखते हैं। स्थल और नदी। हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहली खोज हुई थी हड़प्पा। दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मुर्दों का टीला इसे कहते हैं। चन्हूदारो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन ये घग्घर, कालीबंगन कहाँ है? घग्घर नदी के किनारे है। कोट दीजी ये सिंधु नदी के किनारे है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, जो रोपड़ पंजाब में है। लोथल भोगावा नदी के किनारे है। लोथल भोगावा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। गाजियाबाद वगैरह में हिंडन नदी बहती है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सूतकांगेडोर एक दासक नदी के किनारे है। बनावली हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे है। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है। धोलावीरा गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे है। सोहगोरा सारदीकर नदी के किनारे है। सारदीकर नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? मोहनजोदड़ो का स्नानघर, जो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो बोला जाता है, द ग्रेट बाथ महान स्नानघर द ग्रेट बाथ से प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो साइट्स में है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, जो स्नान कुंड के आकार का है। इसका आकार कितना है? इमेजिन आप कर सकते हैं। लंबाई लगभग 12 मीटर के करीब है, चौड़ाई 7 मीटर के करीब है और गहराई 2.5 मीटर के करीब है, 2.43 मीटर है। तो आप सोच सकते हैं लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर एक स्नानागार मिला है। पशुपति मोहर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से एक सील या मोहर मिली है जिसमें पशुपतिनाथ या शिव की आकृति है। पशुपतिनाथ या शिव की आकृति है। इसमें चारों ओर 4 जानवर के चित्र बने हैं, जैसे हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा के चित्र बने हैं। किन के चित्र बने हैं इस पशुपति मोहर में? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा के चित्र बने हैं। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से कांस्य की ब्रॉन्ज की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, जो प्रसिद्ध मूर्ति मिली है। एक सिंग वाला पशु सबसे फेमस, सबसे अधिक एक सिंग वाला यूनिकॉर्न का चित्र मिलता है। सबसे अधिक क्या मिलता है? एक सिंग वाला पशु जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लोथल और चन्हूदारों से मनके बनाने के बीड्स बनाने के कारखाने मिले हैं लोथल और चन्हूदड़ों में। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी। पिक्चर के साथ उनका रिप्रेजेंटेशन था। भाव चित्रात्मक है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। दाएं से बाएं, जैसे अभी हम लोग लेखन प्रक्रिया क्या है, बाएं से दाएं जाते हैं, फिर बाएं से दाएं जाते हैं, लेकिन उनकी लेखन प्रक्रिया कैसी थी? दाएं से बाएं थी। लेखन कला की व्यवस्थित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। जो हम लोग लिखते हैं या लेखन प्रणाली, जो सबसे पहले जो सभ्यता ने स्टार्ट किया वो है सुमेरियन सभ्यता। नगर योजना के तहत सिंधु सभ्यता को बसाया गया था। नगर ग्रिड पद्धति में बसाया गया था, जिसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। 90 डिग्री में एक दूसरे को काटते थे। जैसे अभी हम लोग नए शहरों में चंडीगढ़ जैसे शहरों को देखते हैं, सेक्टर बटी हुई है, वो 90 डिग्री या ग्रिड पैटर्न पे बनी है। उसी तरह नगर योजनाएं नगर पद्धति पर आज से 5000 साल पहले थी सिंधु सभ्यता में। घरों की बनावट क्या थी? घरों की बनावट में सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी हमारे घर के दरवाजे रोड की तरफ खुलते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर कभी भी ये नहीं खुलते थे।
केवल लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे मिलते हैं। केवल लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे मिलते हैं, लोथल में। मुख्य फसलें, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जो है मिठास के लिए शहद का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या है? गेहूं और जौ। मिठास के लिए शहद का उपयोग किया जाता था। कृषि प्रमाण, बनावली से मिट्टी का बना हल मिला है। कृषि प्रमाण हमने देखा है कि बनावली जो साइट्स है वहाँ मिट्टी के हल मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं। घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। सुरकोटदा, काली बंगन और लोथल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। सुरकोटदा, काली बंगन और लोथल से घोड़े की भी हड्डियां मिली हैं। तौल प्रणाली, उस समय भी साइंस कितनी विकसित थी। तौल प्रणाली तौल की इकाई के 16 के अनुपात में थी। जैसे अभी हम लोग 1 रुपया में 16 आने होते हैं, 16 इकाई में बटे हुए हैं, उसी तरह तौल की इकाई में 1 तोला मतलब 16 के अनुपात में बनी हुई थी सिंधु सभ्यता में, आज से 5000 साल पहले। यातायात, 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। पहिए की आविष्कार बहुत पहले ही हो गई थी, तो 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया से भी संबंध था सिंधु सभ्यता का। मेसोपोटामिया जो अभी का इराक वाला क्षेत्र है उसको आप मेसोपोटामिया से समझ सकते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का जिक्र मिलता है। मेलुहा शब्द, जब भी सिंधु सभ्यता की बात आएगी ये शब्द बहुत जरूरी है। मेसोपोटामिया का उसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका संबंध सिंधु सभ्यता से माना जाता है। शासन व्यवस्था कैसी थी? माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में था। किनके हाथों में था? व्यापारी वर्ग के हाथों में था। तो दोस्तों ये था आज की लेक्चर्स। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बिहार पाठशाला के साथ। जय हिंद, जय बिहार।